नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का साइंस और कॉमर्स का जो आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन जो आपका मॉडल पेपर से देखने को मिले, केवल 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे जो है आपके मॉडल पेपर से बाहर क्वेश्चन पूछे गए। तो जो मॉडल पेपर का सोल्यूशन और मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जिन्होंने देखा है, उनका सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल सही हुआ है। तो दोस्तों हम लोग अब डायरेक्ट जो है आंसर्स को देख लेते हैं कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। यहां पे देख सकते हैं Who gave the definition of economics related to welfare, ठीक है, यानी अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है। तो मैंने इस पर जो है सेपरेट वीडियो बना के भी रखा था और आप लोग को बताया भी था बार बार कि रॉबिन्स जो हो गया, मार्शल हो गया और एडम स्मिथ, इन तीनों का क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा। आर्ट्स स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो लोग अच्छे से मेरे जितने भी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल, बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्या पूछा गया है, which economy has a coexistence of a private and public sectors। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने जस्ट मॉर्निंग टाइम में ही बताया था। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताया था, उसमें भी इसको बताया था। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित व्यवस्था कहते हैं, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो दोस्तों वही क्वेश्चंस भिड़ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के स्टूडेंट बिंदास रहिए, आप सभी के क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप खुद ही एनालाइज कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है साइंस और कॉमर्स में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्हिच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट यूज्ड वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो इन इकोनॉमिक्स। तो मैंने इस पर भी जो है वीडियो में बताया था कि माइक्रो और मैक्रो जो है किसने सबसे पहले इन दोनों को अलग करके बताया था, रैगनर फ्रिस ने, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि शब्द का जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, अर्थशास्त्री ने। तो रैगनर फ्रिस इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन था क्लास 11 में भी पूछा जाता है और क्लास 12 में भी पूछा गया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं क्या पूछा गया, द रीजन फॉर which the size of the production probability curve is concave towards the original point is। तो मैंने इससे रिलेटेड भी आपको ऑलरेडी बताया था, राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो होगा कॉस्ट, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा 4 करेक्ट होगा। हिंदी में देखिए तो क्या लिखा गया, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण क्या है, बढ़ती सीमांत अवसर लागत जो होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं क्या पूछा गया, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो ये प्रीवियस मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों, और मैंने इसका ऑलरेडी आप लोग को जो है बताया भी था। क्या होगा इसका, इकोनॉमिक कॉस्ट जो होगा करेक्ट होगा। यहां पे रेंट कर दिया गया है जो कि गलत है, यहां इकोनॉमिक कॉस्ट होगा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है दोस्तों, आर्थिक लागत जो होगा यहां पे करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो जहां उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, या आप कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि हाउ डू वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं और इसका फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं, तो आपका हो जाएगा डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, who propound the ordinal utility theory, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। तो यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4 जो होगा, हिक्स एंड एलन, ठीक है। हिक्स एंड एलन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, इनडिफरेंस कर्विस। तो इनडिफरेंस कर्विस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 जो होगा, मूल बिंदु की और उन्नतोदर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, ऑप्शन 1 जो है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। उदासीन वक्र कैसा होता है, उदासीन वक्र मूल बिंदु की और उन्नतोदर होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, डिमांड फॉर गुलाब जामुन ड्यू टू लो प्राइस ऑफ रसगुल्ला। रसगुल्ले की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं, एक तरफ हम रसगुल्ला लिख देते हैं, एक तरफ गुलाब जामुन, दोनों का रेट जो है एक समय क्या था, सेम था, ठीक है। अब क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया रसगुल्ला की कीमत कम होने से, यहाँ पे हम मान लेते हैं रसगुल्ला की जो है कीमत हम 4 रुपए कर दे रहे हैं, और अभी भी जो है आपका गुलाब जामुन का रेट 5 रुपए ही है। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि अब जो है रेट कम होने से लोग क्या ज्यादा खाना पसंद करेंगे, आपका गुलाब जामुन की जगह रसगुल्ला खाना पसंद करेंगे, और वहीं दोस्तों गुलाब जामुन की मांग जो हो जाएगा
अभी भी रेट डाउन नहीं होने से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2 जो होगा करेक्ट होगा, विल बी लेस यानी कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमर्स वाले का जो है और साइंस वाले का बहुत बेहतरीन एग्जाम गया है, जिन्होंने भी टिक लगाया काफी शानदार टिक लगाया हुआ आप ये देख सकते हैं। बजट लाइन इंडिकेट्स, तो बजट लाइन क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, प्राइस रेशियो, मूल्य अनुपात को जो है इंडिकेट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं क्या पूछा गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है, तो आपका ऑप्शन 3 अधिमान वक्र का ढलान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, इफ द इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर रिड्यूस द डिमांड फॉर कम्युनिटी एक्स, द कम्युनिटी एक्स विल बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो होगा गिफिन कम्युनिटी करेक्ट होगा, गिफिन वस्तु जो होगा करेक्ट होगा। मैंने इसका बार बार आप सभी को बताया, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से एक्स की मांग कम हो जाती है तो एक्स वस्तु जो है किस टाइप का है, तो वो गिफिन वस्तु है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों, सभी देख सकते हैं क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से पूछे जा रहा है अधिकतर। If the demand line of an object parallel to the axis y axis, what will be the value of the price elasticity of demand of item। ठीक है, हिंदी में देखिए दोस्तों क्या पूछा गया, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत जो है y अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग कीमत लोच का मान क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा, शून्य होगा, 0 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट ए पॉइंट वेयर। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी मैंने बताया हुआ आप सभी को कि उपभोक्ता का मूल्य, उपभोक्ता का जो है संतुलन मूल्य उस बिंदु पर होता है जहां क्या होता है, सीमांत उपयोगिता जो है उसका मूल्य के बराबर होता है, सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पूछा गया तो पॉजिटिव होगा। हिंदी में देख सकते हैं क्या पूछा गया, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत की मांग की लोच होती है दोस्तों धनात्मक। ठीक है, ऑप्शन 1 दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से लिया गया, बार बार ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया। ठीक है, मॉडल सेट जिनका है आर्ट्स का वो लोग अच्छे से मॉडल, पांचों मॉडल सेट को जो है प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया, आप लोग जाके प्लीज एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, डेफिनेटली जो है आपका एग्जाम शानदार जाने वाला है। ठीक है, फॉर द टू इंस्ट्रूमेंट्स लेबर एल एंड कैपिटल के व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो आपका मैंने बताया था ऑप्शन 1 जो हो जाएगा क्यू फंक्शनल एल के, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दो साधन श्रम और पूंजी के लिए उत्पादन फलन का स्वरूप क्या होता है, आपका ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं दोस्तों, क्या बताया गया है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन क्या है। तो मैंने बताया था उत्पादन के जो है भूमि, पूंजी, श्रम, ये सभी जो है उत्पादन के साधन होते हैं, तो इनमें से सभी जो होगा ऑल ऑफ दिस जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, क्या पूछा गया है, एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मे बी चेंज्ड। ठीक है, पूछा गया है वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो आपका ऑप्शन जो होगा 1 करेक्ट हो जाएगा। यह भी मॉडल सेट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है, ईच पॉइंट ऑफ द आइसोपोड कर्व रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट्स दैट द डैश ऑब्जेक्ट दे प्रोड्यूस ओनली। यानी सम उत्पाद पूछा क्या गया, हिंदी में भी देख लीजिए यहाँ पे, सम उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है कि डैश मात्रा उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों ये प्रीवियस में भी पूछा गया और इस बार भी पूछा गया है, तो आप लोग जो एक काम कीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जो है प्रीवियस मॉडल पेपर भी दिया गया है, अगले बार बताए थे, और इस बार का भी मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि दोनों को कंबाइन करके 1-2 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो जो आर्ट्स वाले हैं अच्छे से सभी प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस है उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट था। उसके बाद देख सकते हैं आगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया, एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डज जुडिशियस प्रोड्यूसर्स वांट्स टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो। ऑप्शन 2 जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, तो ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफ द साइज ऑफ, तो क्या होता है, ये मैंने बार बार बताया आपको, यू साइज का होता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार पूछे तो वो किस शेप का होता है, यू शेप का होता है।
मैंने मॉडल सेट में काफी ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको बताया कब यू से उल्टा यू शेप का होता है, कब आयताकार होता है, कब सरल रेखा होता है, कब यू आकार का होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2 जो है, जिन्होंने प्रैक्टिस किया मॉडल सेट, बार बार मैंने कहा था मॉडल सेट प्रैक्टिस करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो बाजी मार दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत टोटल फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 2 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। फॉर अ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम, ऑप्शन 1 जो होगा एम आर इक्वल्स टू एम सी, ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछा गया मॉडल सेट में भी, ऑप्शन 1 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का देखिए फिर से क्वेश्चन दे दिया है इसमें। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट राइजेस व्हेन, ठीक है, व्हेन क्या टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल कॉस्ट जब होता है तो सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो होगा ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, हु सेड इट? तो ऑप्शन 4 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर जेबी से जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, कथन किसका है? प्रोफेसर जेबी शे का जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे जो है दोस्तों पूछा क्या गया? इफ द प्राइस of the goods rise by 40%, the supply increases by 10%, the supply of goods supply of such goods will be inelastic होगा दोस्तों। मैंने फिगर बना के आपको बताया था, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होती है तो आपकी पूर्ति मात्र केवल कितना हो रहा है दोस्तों? 10% की। तो ऐसे क्या होगा? आपका बेरोजगार होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? डिमांड इज इन स्टेट ऑफ एक्सेस व्हेन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। डिमांड इज हायर देन सप्लाई। ठीक है, हिंदी में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं ताकि हिंदी मीडियम वाले आर्ट्स के जो स्टूडेंट रहेंगे उन्हें आगे दिक्कत ना हो, और जिन्होंने हिंदी में ठीक लगाया उन्हें भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने बाई लैंग्वेज जो है बता दे रहा हूं, भले समय आपका ज्यादा लग जाए। ठीक है, मांग अधिक की स्थिति होती है जब, कब दोस्तों? ऑप्शन 3 जो होगा पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? 30 में पूछा गया इन व्हिच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड। ठीक है, तो आपका कैसा होगा दोस्तों? मोनोपोली टाइप का होगा। मैंने बताया था कि किसी बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है तो वो होगा एकाधिकार बाजार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है यहाँ पे देख सकते हैं। 31 में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ गुड्स डू ऑल फार्म प्रोड्यूस इन अ फुल कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है, तो फुल कॉम्पिटेटिव मार्केट जब होता है तो वस्तु कैसे होता है दोस्तों? समरूप होते हैं। जब पूर्ण प्रतियोगी बाजार में सभी फार्में किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती है तो वो समरूप होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? 32 पे पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AR कर्व एंड द MR कर्व अंडर मोनोपोली। तो AR इज ग्रेटर देन MR जो होगा ये करेक्ट होगा। एकाधिकार के अंतर्गत AR और MR वक्र में क्या संबंध है? तो ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? इन व्हिच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर वन एंड ओनली प्रोड्यूसर ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोनोपोली। ठीक है, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो एकाधिकार जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे देख सकते हैं, क्या पूछा गया? व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इन टेक रिसीव बाय अ सेलर फ्रॉम द सेल ऑफ 50 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल एट ₹6 पर यूनिट। ये क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से पूछा गया है। मैंने बताया था इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ दिए गए हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, मैंने फुल एक्सप्लेनेशन करके अपने मॉडल सेट में बताया, आप लोग उसे देख लीजिएगा। हम लोग अभी क्विक जस्ट एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन कितना ऑप्शंस आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 35 पे चलते दोस्तों। अब क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते 36 पे, MR इज सोन एज। ठीक है, तो यहाँ पे MR जो है आपका डेल्टा TR बाय क्या होता है? डेल्टा Q। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? डिमांड कर्व ऑफ अ फार्म परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 जो हो जाएगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, प्राइस ऑफ अ गुड इन द मार्केट इज डिटरमिनेंट एट अ पॉइंट वेयर, जब डिमांड जो है सप्लाई के बराबर होती है तब बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग जो है वस्तु की पूर्ति के क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन हर एक मॉडल सेट में पूछा गया था और आपके एग्जाम में भी देखने को मिला है। आर्ट्स वाले ध्यान रखिएगा कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए, आप देख सकते हैं एक दो क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है। तो मॉडल सेट से आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, क्या दिया गया, व्हाट विल बी द टोटल प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी फ्रॉम द मार्जिनल इनपुट शेड्यूल फॉर अ फार्म गिवन बिलो। तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं क्या लिखा गया है, नीचे दिए गए फार्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई के उत्पादन कुल संप्राप्ति क्या होगी। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है, जो मार्जिनल इनपुट दिया गया है आपको जहां तक के लिए कहा गया, जिस यूनिट तक के लिए उस तक आपको क्या करना है, उन तक के वैल्यू को आपको ऐड कर देना है। तो आप इस टोटल वैल्यू को ऐड कीजिएगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 40 जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो होगा दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के इस वीडियो का, और आप लोग नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए, ठीक है। पूछा क्या गया है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन, तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन 3 जो होगा दोस्तों वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। हिंदी में बोले तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया गया है, बाजार मूल्य पाया जाता है कहां पे दोस्तों, अति दीर्घकालीन बाजार में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम को दिया है, आप लोगों ने कितना मार्क्स लाया आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के स्टूडेंट बिल्कुल देखिए कि आपके जितने क्वेश्चंस कराए गए, प्रीवियस हो, आपके मॉडल हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन मैंने देखा, काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से पूछे गए हैं। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया, उसको भी कर लीजिएगा। मैंने मॉर्निंग में और रात में कुछ क्वेश्चन दिया था सब्जेक्टिव में, वो भी क्वेश्चन दोस्तों आपका भिड़ गया एग्जाम में। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को जो है आर्ट्स के स्टूडेंट एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। साइंस के स्टूडेंट आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया साइंस और कॉमर्स के, आप सभी को आगे के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है फ्यूचर में अपने बहुत बेहतर कीजिए, मेरी यही शुभकामना है। अगर आप लोग एग्जाम में बेहतर करेंगे तो मेरे लिए इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।